Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। तो आएं चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक का। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इंडक्शन की। Induction is the way of drawing conclusions on the basis of limited number of experiments. इसका मतलब ये है कि हम लोग जब भी कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो अगर वो कंक्लूजन बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकला है तो उसे कहते हैं इंडक्शन। इसकी एक बेसिक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से एक पर्सन है जिसको अस्थमा है और उसको अस्थमा का अटैक हो रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, जबकि जो एम्बुलेंस थी हमारे पास वो ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी। अब जो हॉस्पिटल है जिसकी वो एम्बुलेंस थी, हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि उसकी जो डेथ हुई है अस्थमा का अटैक की वजह से हुई है, विच इज़ नॉट प्रोबेबली ट्रू। अब इसकी और भी कई रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि एम्बुलेंस लेट पहुंचने की वजह से या ना पहुंचने की वजह से उसकी डेथ हुई हो। तो इस तरह जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन, बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास हो, उससे कोई कंक्लूजन निकाल दें तो उसे कहते हैं इंडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिडक्शन की। डिडक्शन इज द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ वेल नोन फैक्ट्स और फ्रॉम द प्रेमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू। अब डिडक्शन में जब हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो हम निकालते हैं वेल नोन फैक्ट्स की बेस पे। जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अगर है तो वो बिल्कुल करेक्ट है, वो एक फैक्ट है, और उसकी बेस पे अगर हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो उसको कहते हैं डिडक्शन। इसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि जितने भी इंसान हैं सारे क्या हैं, मोर्टल हैं। हम लोग क्या है, इंसान है, तो हम लोग क्या है, मोर्टल। तो ये है डिडक्शन की एक कॉमन सी एग्जांपल। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। अब अरिस्टोटेलियन लॉजिक हमारे पास एक ऐसी लॉजिक होती है जिसमें जो हमारी डिडक्शन है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स की बेस पे हो और कोई पॉसिबिलिटी ना हो। और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक में हमारे पास ट्रू और फॉल्स के अलावा भी कोई थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से A इज इक्वल टू B। अब ये वाली स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये है अरिस्टोटेलियन लॉजिक। इसी तरह जब हम स्टैट्स में या सोशल साइंसेस में जब हम दो पॉसिबिलिटीज में अपने कंक्लूजन को या अपनी डिडक्शन को ड्रॉ नहीं कर सकते, दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज अगर आ जाए हमारे पास उस केस में, तो उसे कहते हैं नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। और इस चैप्टर में हम लोग अरिस्टोटेलियन लॉजिक को ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है प्रेपोजिशन की। Preposition is a declarative statement which may be true or false but not both. अब preposition हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज वन। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है, ये फॉल्स नहीं हो सकती। इसी तरह ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स। 2 + 3 इज ग्रेटर देन 9 कांट बी ट्रू। तो ये है हमारे पास प्रेपोजिशन, एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसा हमारे पास डिडक्टिव स्टेटमेंट जिसमें
आंसर हमारे पास या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंबॉलिक लॉजिक। ये देखने से पहले सबसे पहले यहाँ पे जो P एंड Q है हमारे पास, इस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में जो P एंड Q आ रहे हैं, ये हमारे पास कोई भी दो स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला सिंबल है हमारे पास नॉट का, ये है नॉट का सिंबल, और इसको लिखने का तरीका है ये नॉट का सिंबल देन ये P, और इसको रीड कैसे करते हैं, नॉट P या फिर नेगेशन ऑफ P। दिस सिंबल इज फॉर एंड, ये है एंड का सिंबल। इसको लिखने का तरीका ये है कि दो स्टेटमेंट्स हैं और बीच में हमारे पास एंड है, तो P एंड Q, उसको रीड भी ऐसे ही करते हैं P एंड Q। ये सिंबल है और का, ये इसको लिखने का तरीका है, एंड इसको रीड करते हैं P और Q। ये जो एरो है फोर्थ सिंबल हमारे पास, इसका मतलब है इफ देन और इम्प्लाइज। अब ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, इसको रीड करते हैं P इम्प्लाइज Q, या फिर इसको रीड कर सकते हैं इफ P देन Q। जो लास्ट सिंबल है हमारे पास वो है इफ एंड ओनली इफ का, या फिर इज इक्विवेलेंट टू का। ये इसको लिखने का तरीका है P इज इक्विवेलेंट टू Q, और इसको रीड कर सकते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q और P इज इक्विवेलेंट टू Q। ये सिंबल्स हैं हमारे पास, और आगे चैप्टर में हम यही सारे सिंबल्स और यही सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सिंबल्स यूज हुए हैं नॉट, एंड, और, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ के, इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं और देखते हैं इनकी फर्दर आगे एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कंजंक्शन की। कंजंक्शन हमारे पास बेसिकली दो स्टेटमेंट्स है, लेट्स से P और Q। जो कंजंक्शन है वो क्या है, P एंड Q, और इसको सिंबॉलिक एक्सप्रेशन इसका अभी जैसा कि देखा था वो है P एंड Q। ये है हमारे पास कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू। और ये कंजंक्शन तभी ट्रू होगी जब P और Q ट्रू होंगे। फॉर एग्जाम्पल P है हमारे पास 4 लेस देन 5 एंड 8 लेस देन 10। अब ये वाली स्टेटमेंट ये भी हमारे पास ट्रू है, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब इसका टेबल बनाते हैं। अब हमारे पास काफी केसेस हो सकते हैं, लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज P and Q. If P is true and Q is true, then P and Q is also true. If P is true and Q is false, then P and Q is also false. Next है, if P is false and Q is true, then P and Q is false. If P is false and Q is false, then P and Q is also false. ये है हमारे पास एक टेबल जो कि है कंजंक्शन का टेबल है। यहाँ पे P एंड Q स्टेटमेंट्स है हमारे पास दो, और ये कंजंक्शन हमारे पास तभी ट्रू होगी जब P एंड Q दोनों ही ट्रू होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजंक्शन। Disjunction of P and Q is P और Q, और इसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन क्या था, P और Q। The disjunction P और Q is considered to be true when at least one of the components is true, otherwise it is false। मतलब अगर P और Q में से एक भी हमारे पास ट्रू आ गया है तो हमारे पास P और Q जो डिसजंक्शन है वो क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। अब इसका टेबल बनाते हैं, P, Q, P और Q। If P is true, Q is true, then P or Q is also true. If
P is true, Q is false, then P or Q is true. If P is false, Q is true, then P or Q is true. If P is false, Q is false, then P और Q हमारे पास क्या हो जाएगा? false. ये है हमारे पास डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q. नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल की. अब इसको इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं, कंडीशनल भी कह सकते हैं. अब इम्प्लीकेशन इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P देन Q. और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता था? P देन Q. इसको इम्प्लाइज भी पढ़ सकते हैं. P इम्प्लाइज Q. इस चीज को कहते हैं कंडीशनल और इम्प्लीकेशन. ऐसे केस में P हमारे पास होता है एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, और Q हमारे पास होता है कॉन्सिक्वेंट और द कंक्लूजन. और एक इम्प्लीकेशन हमारे पास तब फॉल्स होगी जब P हमारे पास ट्रू हो और Q हमारे पास फॉल्स हो. बाकी केसेस में ये हमारे पास क्या होगी? ट्रू होगी. इसका पहले टेबल बनाते हैं, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे. दिस इज P, Q, P implies Q. अब P पहले अगर ट्रू हो, Q भी ट्रू हो, तो P implies Q भी हमारे पास ट्रू होगा. If P is true, Q is false, then P implies Q हमारे पास क्या होगा? false होगा. सिर्फ इसी केस में ये क्या होगा? false होगा जब P हमारे पास true हो और Q false हो. अगर P false हो और Q true हो तब भी ये हमारे पास क्या होगा? true होगा. इसी तरह अगर P false है, Q भी false है, तो P implies Q हमारे पास true होगा. इसकी एक बेसिक एग्जांपल ये है कि लेट्स से एक पर्सन है, वो हमारे पास लाहौर में रहता है. अगर वो लाहौर में रहता है तो इसका मतलब वो पाकिस्तान में रहता है. तो ये जो स्टेटमेंट थी बेसिकली ये ट्रू स्टेटमेंट थी. लेकिन अगर हम ये सपोज कर लें कि जो P वाला पार्ट है, मतलब वो पर्सन लाहौर में नहीं रहता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पाकिस्तान में भी नहीं रहता. पाकिस्तान में तो है वो. तो हम इस बात से ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान में नहीं रहता. अब यहाँ पे जो P था हमारे पास वो क्या था? फॉल्स, और Q क्या था? ट्रू था. लेकिन रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया है. तो ये थी P implies Q की एक छोटी सी एग्जांपल. नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है बाय कंडीशनल की. ये एक ऐसा preposition है जिसमें P implies Q and Q implies P. तो इसको लिख सकते हैं P is equivalent to Q. ये है हमारे पास बाय कंडीशनल और इक्विवेलेंस. इसको इफ एंड ओनली इफ भी रीड कर सकते हैं. और इसका जो ट्रुथ टेबल होगा उसमें P इज इक्विवेलेंट टू Q तभी ट्रू होगा जब P एंड Q आर ट्रू और बोथ P एंड Q आर फॉल्स. तो इसका टेबल बनाते हैं. P is equivalent to Q. If P is true, Q is true, then P equivalence Q is also true. If P is true, Q is false, then P equivalence Q is false.
If P is false, Q is true, then P equivalence Q is false. If P is false, Q is false, then P equivalence Q is true. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कन्वर्ट्स की. कन्वर्ट्स है let P implies Q, then converse is Q implies P. अगर हमारे पास जो preposition है वो है P implies Q, then उसका कन्वर्स क्या होगा? Q implies P. इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स. इसमें भी अज्यूम करते हैं कि let P implies Q, then inverse is not P implies not Q. ये हो जाएगा हमारे पास इनवर्स. नेक्स्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव. let P implies Q, then contrapositive क्या होगा? Then contrapositive is negative Q implies negative P, या not Q implies not P. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है absurdity. Absurdity is a statement which is always false, और इसको contradiction भी कहते हैं. अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 and 2 never make 4. अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है. इसी तरह कोई भी स्टेटमेंट जो हमेशा फॉल्स ही है उसे कहते हैं एब्सर्डिटी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन. नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्टिंजेंसी. अब एक ऐसी स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इट. अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है, लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. अब ये स्टेटमेंट जो है ये टोटली डिपेंड करती है x एंड y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज पे. अब ये फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है. तो ये स्टेटमेंट टोटली डिपेंडेंट है हमारे पास जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की उन पे. ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं कॉन्टिंजेंसी. नेक्स्ट डेफिनेशन है टोटोलॉजी. ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो वेरिएबल्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज इन्वॉल्व हो उन पे क्या हो? ट्रू हो जाए. A statement which is true for all possible values of the variables involved in it is called tautology. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है क्वांटिफायर्स की. Quantifiers are the words or symbols which convey the idea of quantity or number. अब ऐसे वर्ड्स और सिंबल्स जो हमारे पास क्वांटिटी या फिर किसी नंबर का आइडिया देते हैं या पहुंचाते हैं उन्हें कहते हैं क्वांटिफायर्स. यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसका सिंबल है ये वाला सिंबल. फॉर ऑल का सिंबल जो है ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर. और दूसरा जो क्वांटिफायर है वो है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. इसके लिए
जो सिंबल यूज होता है वो होता है देयर एग्जिस्ट का, जो कि है ये सिंबल था फॉर ऑल। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर की। पहली एग्जाम्पल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, p ऑफ x इज ट्रू। अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी x हमारे पास एक में से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हुआ। दूसरी एग्जांपल है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that p of x is true। ये सिंबल है हमारे पास such that का। तो इसको रीड करेंगे देयर एग्जिस्ट x belonging to a such that the statement p of x is true। यहाँ पे हमारे पास यूज हुआ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो ये थी हमारे पास कुछ डेफिनेशंस इंडक्शन एंड डिडक्शन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने दो डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक एंड द सेकंड टॉपिक इज इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। हमने इन दोनों टॉपिक्स में कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, उनके सिंबल्स देखे हैं एंड देन हमने ये सीखा है कि टेबल को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।